हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जिम्स ऑर्बिट। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी क्लास विद द चैप्टर दैट इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस. It's a very interesting chapter. In this chapter you'll get to know that what is a chemical equation, what is a chemical reaction, क्या क्या changes associated होते हैं with a chemical reaction or an equation. Then how you'll study about different types of chemical reactions in this chapter. So let's begin. सबसे पहले before proceeding to the chapter, I would like to let you know about फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस. क्या होते हैं फिजिकल चेंज और क्या होते हैं केमिकल चेंज. सो फिजिकल चेंज इस ऐसे टाइप के चेंजेस होते हैं जिसमें कुछ केमिकल कॉम्पोजिशन नहीं चेंज होता आपके पास रिएक्टिंग सब्सटेंसेस का, ओनली देयर इज अ चेंज इन द फिजिकल अपीयरेंस. ठीक है, सिर्फ फिजिकल अपीयरेंस में आपके पास चेंज आएगा व्हेन अ फिजिकल चेंज इज टेकिंग प्लेस. For example, you can say melting of butter, or you can say boiling of water, melting of ice. So ये कुछ आपके पास examples है जिसमें सिर्फ physical appearance में change आ रहा है. और tearing of paper you can say, तो कुछ भी chemical compound नहीं बना, कोई chemical composition में change नहीं आया, only a change is taking place in the physical appearance. So इस type के changes को हम बोलते हैं physical changes. Clear? अदर टाइप का जो चेंज एसोसिएटेड होता है दैट इज अ केमिकल चेंज. अब केमिकल चेंज क्या होता है? केमिकल चेंज ऐसे टाइप के चेंजेस होते हैं इन विच देयर इज अ चेंज इन द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द कंपाउंड. ठीक है, लेट सपोज मैंने ए और बी कोई दो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स ले लिए. अब ए और बी का कॉम्पोजिशन डिफरेंट है. जब ए और बी आपस में रिएक्ट करे, जो न्यू कंपाउंड आपके पास फॉर्म हुआ उसका कॉम्पोजिशन विल बी डिफरेंट फ्रॉम ए एंड बी. ठीक है, तो इस टाइप की जो चेंजेस होते हैं जिसमें केमिकल कॉम्पोजिशन ही चेंज हो जाता है उसको हम बोलते हैं केमिकल चेंज. फॉर एग्जाम्पल कर्डलिंग ऑफ मिल्क. ठीक है, और यू कैन से रस्टिंग ऑफ आयरन, और यू कैन से बर्निंग ऑफ वुड. तो ये सारे जो चेंजेस हैं इसमें केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज हो रहा है आपके पास रिएक्टिंग स्पीशीज का, तो इसलिए इस टाइप के चेंजेस को हम बोलेंगे केमिकल चेंज. क्लियर? नाउ व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन क्या होता है? तो जो भी केमिकल चेंजेस होते हैं दे कैन ऑल्सो बी टर्म्ड एज अ केमिकल रिएक्शन. ठीक है, क्योंकि केमिकल चेंज में क्या हो रहा है, जनरली आपके पास केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं, एक टाइप का केमिकल रिएक्शन ही तो हो रहा है. तो जो भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं दे आर जनरली टर्म्ड एज केमिकल चेंजेस. ओके, नाउ कैसे होता है केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन क्या होता है? मैंने एक एग्जांपल ले लिया, A प्लस बी गिव्स यू C. जो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द एरो में कंपोनेंट्स लिखे होंगे उनको हम बोलेंगे रिएक्टेंट्स, और जो एरो के राइट हैंड साइड में लिखा होगा उसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट. ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड वालों को रिएक्टेंट्स बोलेंगे, राइट हैंड साइड वालों को प्रोडक्ट बोलेंगे. समझ आया इतना? तो इस टाइप का जो आपके पास केमिकल चेंज होता है इसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन. क्लियर? अब कभी भी अगर केमिकल चेंज हो रहा है, कभी भी कोई अगर केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस, तो उसके साथ बहुत सारे चेंजेस एसोसिएटेड होते हैं. क्या क्या चेंजेस एसोसिएटेड होते हैं व्हेन अ केमिकल रिएक्शन इज टेकिंग प्लेस? Let's talk about that. So the very first change that is associated with a chemical reaction is change in state. Change in state से मेरा क्या मतलब है? Let's suppose जो आपके reacting species हैं वो solid state में है, और जो आपके पास product मिल रहा है या तो वो liquid state में है या वो gaseous state में है. मतलब it is different from the reacting species का जो हमारे पास state है. For example, अमोनिया गैस लिया आपने. ठीक है, अमोनिया का क्या स्टेट है? गैसियस स्टेट में अमोनिया गैस. जब ये रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, ये भी आपने गैस पास कराई, व्हेन दे बोथ विल रिएक्ट विद ईच अदर आपके पास प्रोडक्ट फॉर्म होता है अमोनियम क्लोराइड. अब ये जो अमोनियम क्लोराइड यहाँ पे फॉर्म हो रहा है इसका स्टेट होता है सॉलिड. ये सॉलिड स्टेट में होता है. तो देखो आपने जो रिएक्टिंग स्पीशीज लिए थे, जो आपके रिएक्टेंट्स है वो दोनों गैसियस स्टेट में है, बट जो प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो किस में फॉर्म हो रहा है? सॉलिड स्टेट में. ठीक है, तो आपके पास चेंज इन स्टेट हो गया. सो दिस इज द वेरी फर्स्ट चेंज दैट कैन बी एसोसिएटेड विद अ केमिकल रिएक्शन. कमिंग ऑन टू द
नेक्स्ट चेंज दैट इज इवोल्यूशन ऑफ गैस। अब कई बार क्या होता है, अगर आप कोई रिएक्शन कर रहे हो, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट अ गैस कैन बी इवॉल्व्ड। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स सपोज सोडियम मेटल है, सोडियम मेटल को जब मैं वाटर में डालूंगी तो आपके पास बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड। नाउ यहाँ पर आपके पास क्या हो रहा है, गैस का इवोल्यूशन हो रहा है। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द चेंज दैट इज एसोसिएटेड विद अ केमिकल रिएक्शन। कमिंग ऑन टू द थर्ड चेंज दैट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट से क्या मतलब है, प्रेसिपिटेट तो पहले दे आर दो सब्सटेंसेस जो हमारे पास हमारे सॉल्यूशन में इनसॉल्युबल रह जाते हैं, ठीक है, दे डू नॉट डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन, उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट। लेट्स सपोज आपके पास है सोडियम सल्फेट Na2SO4, उसको हमने ऐड करा बेरियम क्लोराइड में। तो जब आपने सोडियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड में ऐड करा, आपके पास प्रोडक्ट फॉर्म हुआ बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। अभी जो बेरियम सल्फेट यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, दिस इज द प्रेसिपिटेट हियर। प्रेसिपिटेट को हम जनरली डाउन एरो से शो करते हैं। किसी भी रिएक्शन में अगर प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होती है, हम अगर यहाँ पर डाउन एरो लगाते हैं, इट रिप्रेजेंट्स दैट द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट इज टेकिंग प्लेस हियर। और अगर हम अपर एरो दिखाते हैं, अपर एरो का मतलब होता है कि वहां पर इवोल्यूशन ऑफ गैस इज टेकिंग प्लेस। जैसे कि मेरे पहले वाले रिएक्शन में हाइड्रोजन लिबरेट हो रहा था, हाइड्रोजन इज अ गैस, सो मैंने यहाँ पर अपवर्ड एरो शो कर दिया। अब नीचे वाले रिएक्शन में यहाँ पे प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, तो मैंने यहाँ पर डाउन एरो शो कर दिया। क्लियर? तो यहाँ पर ये मेरे पास व्हाइट कलर का इनसॉल्युबल सब्सटेंस बन जाता है जो कि है बेरियम सल्फेट। सो इट डू नॉट डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन, इसलिए फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट इज ऑल्सो one of the change that is associated with the chemical reaction. Clear? Next जो change है इसमें change in temperature. Change in temperature जैसे कि for example मैंने लिया कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड को जब मैं वाटर में ऐड करूंगी तो मेरे पास बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट विल बी लिबरेटेड इन द रिएक्शन। जो आपका रिएक्शन मिक्सचर होगा उसका टेम्परेचर बहुत हाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व्ड आउट इन दिस रिएक्शन। तो इस टाइप के जो रिएक्शंस होते हैं जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट लिबरेट आउट होती है, उन रिएक्शंस को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं जो टेम्परेचर चेंज से एसोसिएटेड होते हैं, एंड द अदर टाइप ऑफ रिएक्शन जो टेम्परेचर चेंज से एसोसिएटेड होते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन में आपके पास हीट जो है वो एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, मतलब इनिशियली आपका जो रिएक्शन मिक्सचर होगा वो हॉट होगा, बट एट द एंड ऑफ द रिएक्शन वो कूल डाउन हो जाएगा क्योंकि उस केस में हीट एब्जॉर्ब हो गई। लेकिन एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होता है, लेट सपोज आपने 20 केल्विन से स्टार्ट करा टेम्परेचर, बट एट द एंड वो टेम्परेचर हो गया टू 50 केल्विन, 60 केल्विन लेट्स से, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, हीट इवॉल्व हो रही है। तो उस टाइप की रिएक्शंस को हम बोलते हैं exothermic reactions. So change in temperature is also one of the change that is associated with the chemical reaction. Clear हुआ आपको ये कि what all changes can be associated whenever a reaction is taking place? तो आपको पता चल जाएगा अगर कुछ इस टाइप का चेंज हो रहा है means a chemical reaction is occurring. Clear? Now let's talk about a chemical equation. Skeletal chemical equation, balanced chemical equation, how you're going to write down a chemical equation, what all things you have to keep in mind while you are writing a chemical equation. Now what is a chemical equation? कैसे लिखते हैं हम chemical equation? या तो हम लिख सकते हैं उसको वर्ड की फॉर्म में। वर्ड की फॉर्म में कैसे? जैसे कि मैग्नीशियम reacts with oxygen to form magnesium ऑक्साइड। ठीक है, ये मैंने वर्ड की फॉर्म में लिखा। मैंने आपको एक स्टेटमेंट बोली दैट मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो मतलब ये दोनों रिएक्टेंट्स हो गए। टू फॉर्म के लिए एरो शो कर दिया, क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये हो गई आपके पास वर्ड केमिकल इक्वेशन। बट जब हम केमिकल इक्वेशन को वर्ड की फॉर्म में लिखते हैं, इट्स अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो हमने क्या करा, इसको सिंप्लीफाई कर दिया। सिंप्लीफाई कैसे करा, हमने इसको केमिकल रिएक्शन की फॉर्म में लिखा। उसमें हमने क्या किया,
सिंबल्स का यूज करा, फॉर्मूलेस का यूज करा फॉर राइटिंग डाउन अ केमिकल इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम के लिए मैंने यूज कर लिया Mg, ऑक्सीजन के लिए O2 क्योंकि ऑक्सीजन डायटोमिक स्टेट में एग्जिस्ट करता है और मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है दैट इज MgO। ठीक है, तो अगर मैं सिंबल्स और फॉर्मूले का यूज कर लूंगी तो मेरा टाइम भी बच जाएगा रिएक्शन लिखने के लिए, एंड दिस इज अ सिंप्लीफाइड मेथड। ठीक है, तो इससे हमको इजीली पता चल जाएगा कि क्या चेंज हो रहा है। तो अब बात करते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन की। अब देखिए ये जो लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास रिएक्शन का, यहां पर तो दो एटम्स है ऑक्सीजन के, है ना, और एक एटम है मैग्नीशियम का। वन एटम ऑफ मैग्नीशियम इज देयर एंड टू एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर देयर। लेकिन जब मैं प्रोडक्ट्स की बात कर रही हूँ, एक एटम मेरे पास मैग्नीशियम का है और एक ही एटम मेरे पास ऑक्सीजन का है, तो बैलेंस तो नहीं है ये इक्वेशन। लेफ्ट हैंड साइड पे दो एटम्स हैं ऑक्सीजन के, बट राइट हैंड साइड पे सिंगल एटम है, सो दिस इक्वेशन इज नॉट बैलेंस्ड। तो इस टाइप की जो इक्वेशन होती है, जो अनबैलेंस्ड होती है, इसको हम बोलते हैं स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। क्लियर? तो जो अनबैलेंस्ड इक्वेशंस होती हैं दे आर कॉल्ड स्केलेटल केमिकल इक्वेशंस। अब स्केलेटल केमिकल इक्वेशन से हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं मिल पाती, तो हमने क्या करा, हमने इक्वेशंस को बैलेंस करना स्टार्ट करा। बैलेंस करने से क्या हुआ, अब आपने पढ़ा होगा अपने 9th स्टैंडर्ड में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, ना तो आप मास को क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो, मास हमेशा कंजर्व्ड रहता है। मतलब क्या है स्टेटमेंट का, दैट द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स क्या है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, शुड बी इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। मतलब दोनों साइड ऑफ द इक्वेशन, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, बैलेंस्ड होना चाहिए। ओके, मास ऑफ रिएक्टेंट्स शुड बी इक्वल टू द मास ऑफ प्रोडक्ट्स, इसलिए हमें इक्वेशन को बैलेंस करना होता है। कैसे बैलेंस करना होता है, आई टेल यू इन द लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो। अभी के लिए ये देखते हैं कि आपको किस किस चीजों का ध्यान रखना है while you are writing down a chemical reaction. Now, while you are writing a chemical reaction, सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है, you have to mention the states of the reactants and the products. कि किस फॉर्म में reactants रिएक्ट कर रहे हैं, क्या उनका स्टेट है, किस फॉर्म में प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं आपको, क्या उनका स्टेट है, ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गिव्स यू NH3 दैट इज अमोनिया। ठीक है, तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना कि नाइट्रोजन का क्या स्टेट है, हाइड्रोजन का क्या स्टेट है और अमोनिया का क्या स्टेट है। अब देखिए नाइट्रोजन आपने गैसियस स्टेट में लिया, यहाँ पे हाइड्रोजन आपने गैसियस स्टेट में लिया, और जो आपको अमोनिया मिल रहा है दैट इज ऑल्सो इन द गैसियस स्टेट। क्लियर? अब जब ये रिएक्शन हो गया तो आपको स्टेट्स मेंशन करने बहुत इंपॉर्टेंट थे। सेकेंड थिंग दैट यू हैव टू टेक केयर इज रिएक्शन कंडीशंस क्या है। रिएक्शन कंडीशंस हमेशा एरो के ऊपर लिखी जाती हैं, मतलब किस टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रहा है, किस प्रेशर पे रिएक्शन हो रहा है, कि क्या अगर कोई कैटलिस्ट यूज हो रहा है। कैटलिस्ट मतलब कैटलिस्ट ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर देते हैं, रिएक्शन के रेट को बढ़ा देते हैं, उसको हम बोलते हैं कैटलिस्ट। अब इस केस में जो आपके पास रिएक्शन कंडीशंस हैं that is the reaction is taking place in presence of iron and molybdenum. आयरन यहाँ पे कैटलिस्ट का काम कर रहा है और जो मोलिब्डेनम MO से रिप्रेजेंट कर रहे हैं दैट इज एक्टिंग एज अ प्रमोटर। प्रमोटर क्या होता है, जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को और फर्दर एनहांस कर देते हैं, जो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को और फर्दर इंक्रीज कर देंगे, उसको हम बोलते हैं प्रमोटर्स। ठीक है, iron here is acting as a catalyst and molybdenum here is acting as a promoter. Then the reaction is taking place at a temperature of 723 Kelvin and 600 atmosphere. तो ये आपके पास टेम्परेचर और प्रेशर आ गया और ये आपके पास कैटलिस्ट और प्रमोटर आ गया, जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे ये रिएक्शन कैरी आउट होगा। क्लियर? तो ये हो गया रिएक्शन कंडीशंस की बात फर्स्ट। सेकेंड आपको समझ में आ गया कि स्टेट्स मेंशन करने, ये दोनों चीजें क्लियर है। व्हाइल राइटिंग डाउन अ केमिकल रिएक्शन यू हैव टू राइट ऑल दीज थिंग्स। थर्ड,
आपको ये देखना है कि रिएक्शन स्लो है या फास्ट है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने सोडियम प्लस वाटर गिव्स यू सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अब ये जो रिएक्शन है, आपको पता है सोडियम एक हाईली रिएक्टिव मेटल है, तो व्हेनेवर सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर, तो ये रिएक्शन बहुत हाई स्पीड पे होता है, बहुत फास्ट होता है, इसलिए मैं एरो के ऊपर मेंशन कर दूंगी फास्ट, which will tell me that this reaction is taking place very fastly, बहुत स्पीडली ये रिएक्शन हो रहा है। क्लियर? फिर और इसमें मुझे क्या चीज का ध्यान रखना है कि अगर कोई गैस इवॉल्व हो रही है तो वहां पर मैं एक अपर एरो दिखाऊंगी which will indicate that a gas is being liberated out। समझ आया? फिर नेक्स्ट चीज का हमें क्या ध्यान रखना है, इफ अ प्रेसिपिटेट इज फॉर्मिंग इन द रिएक्शन, जैसे कि मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया, जैसे सोडियम सल्फेट रिएक्ट कर रहा था बेरियम क्लोराइड के साथ, तो क्या बन रहा था यहाँ पर आपके पास बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड, यही फॉर्म हो रहा था। अब बेरियम सल्फेट यहाँ पे प्रेसिपिटेट आउट हो रहा है रिएक्शन में, तो यहाँ पर मैं डाउन एरो शो करूंगी। क्लियर? डाउन एरो लगाते ही मुझे पता चल जाएगा दैट दिस पर्टिकुलर कंपाउंड इज बीइंग प्रेसिपिटेटेड आउट इन द रिएक्शन। समझ आया? तो ये कुछ रिएक्शन कंडीशंस है जिसका आपको ध्यान रखना है। आपको स्टेट्स मेंशन करने मैंडेटरी है रिएक्शन में। कोई भी अगर आप केमिकल इक्वेशन लिख रहे हो तो यू हैव टू मेंशन what is the state in which the reactants and product is acting out, then what are the reaction conditions, किस reaction conditions पे reaction carry forward हो रहा है, then whether the reaction is slow or fast, अगर कोई गैस इवॉल्व हो रही है या कोई प्रेसिपिटेट बन रहा है तो आप उनके पर्टिकुलर्स एरो दिखाओ रिएक्शन में। Clear? So I hope you are clear with the reaction conditions. Now we'll come on to an interesting part जो कि है हमारे पास how you're gonna balance a chemical equation. So now we'll be studying that how you're gonna balance a chemical equation, which is a very interesting part in this chapter. ठीक है? और इसी पे बेस्ड आपको बहुत सारे जितने भी अदर चैप्टर्स हैं, अगर आपको बैलेंसिंग आ गई है मीन्स यू कैन इजीली राइट डाउन अ केमिकल इक्वेशन, यू कैन इजीली बैलेंस। ठीक है? तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स वेरी इजी एज वेल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट सपोज मैं एक वर्ड इक्वेशन लिख रही हूँ, मीथेन reacts with oxygen to form carbon dioxide and water. ठीक है? Methane is reacting with oxygen to form carbon dioxide and water. अब इसके लिख लेते हैं कि क्या फॉर्मूलेस, क्या सिंबल्स हैं। Methane CH4 reacts with oxygen, that is O2, gives you CO2 plus water. ठीक है? अब अगर आपको बैलेंस करना है इक्वेशन को, सबसे पहले आप ये लिख लीजिए उसमें कौन से रिएक्टिंग स्पीशीज हैं। जैसे अब कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है ना? इसके अलावा तो कोई भी और रिएक्टिंग एटम नहीं है, तो वो लिख लो, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अब ये लिख लो, ऊपर लिख लो रिएक्टेंट्स, एक कॉलम बना लो प्रोडक्ट्स का। अब आप ये लिख लो कि रिएक्टेंट्स में कितने एटम्स कार्बन के हैं और प्रोडक्ट्स में कितने एटम है। उससे आपको एक थोड़ा इजी हो जाएगा ये देखने के लिए कि कौन सा एटम बैलेंस्ड है और कौन सा एटम अनबैलेंस्ड है। अगेन आई एम टेलिंग इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन सो दैट दैट पर्टिकुलर रिएक्शन कैन सैटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मतलब मास ऑफ रिएक्टेंट्स हमारा सेम हो पाए मास ऑफ प्रोडक्ट्स के। ठीक है? तो अब कार्बन देखते हैं। रिएक्टेंट्स में एक एटम है कार्बन का, हाइड्रोजन के कितने एटम्स है? H4 है, 4 एटम्स। ऑक्सीजन के कितने हैं? 2। यही है। कमिंग ऑन टू द प्रोडक्ट साइड, प्रोडक्ट में कितना एटम है कार्बन का? अगेन 1। हाइड्रोजन H2 है तो 2 एटम्स हाइड्रोजन के हैं और ऑक्सीजन 2 and 1 जितने भी होंगे ना उनको एड ऑन कर लेना। जैसे अब O2 है तो 2 ये हो गए और वाटर के साथ 1 है तो 1 ही हो गया, H2 plus O 3 हो गए, तो राइट डाउन 3 हियर। आपको अपना एक एस्टिमेट मिल गया कि कितने एटम्स रिएक्टेंट्स में है और कितने एटम्स प्रोडक्ट में है हर एक एलिमेंट के। चलिए, इट इज ऑफनली सेड कि अगर आपके पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा कोई और एटम है तो आप ट्राई करो पहले उसे बैलेंस करो, देन यू विल कम ऑन टू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन।
बट सिंस इस पर्टिकुलर रिएक्शन में आपके पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा कार्बन प्रेजेंट है, कार्बन तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो इसलिए यहाँ पे कार्बन को एज इट इज छोड़ दो। अगर कार्बन के अलावा कोई और एटम होता जो अनबैलेंस्ड होता अगर, तो हम पहले उसको बैलेंस करते। नाउ कमिंग ऑन टू हाइड्रोजन। तो अगर हम हाइड्रोजन देखें, हाइड्रोजन रिएक्टेंट्स में 4 हो गए, CH4 के साथ रिएक्टेंट्स में 4 हाइड्रोजन है, और ऐसे ही प्रोडक्ट्स में देखो 2 2 जा 4, तो हाइड्रोजन भी आपके पास बैलेंस आउट हो गया। कमिंग ऑन टू ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन देखो, रिएक्टेंट्स में ऑक्सीजन कितना है, 2 2 जा 4, ऑक्सीजन बैलेंस्ड रिएक्टेंट्स में। प्रोडक्ट्स में देखो CO2 के साथ कितना ऑक्सीजन अटैच्ड है, 2 यहाँ पे अटैच्ड है, और 2 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन वाटर मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, तो 2 ये और 2 ये, टोटल कितने ऑक्सीजन हो गए, 4। ऑक्सीजन भी बैलेंस आउट हो गया। अब एक बार कंप्लीट इक्वेशन देख लो, CH4 प्लस 2 ऑफ ऑक्सीजन गिव्स यू CO2 प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। सारे आपके पास जितने भी एटम्स हैं वो सारे बैलेंस हैं, कार्बन 1 कार्बन 1, हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 4, और 2 2 जा 2 and 2 ऑक्सीजन 4। तो सारे आपके पास जितने भी एटम्स हैं, रिएक्टिंग स्पीशीज हैं, वो सारी बैलेंस्ड हैं, रिएक्टेंट्स में भी और प्रोडक्ट्स में भी। क्लियर? सो ये हो गई आपके पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। चलिए एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं इसी का। लेट्स से आयरन रिएक्ट कर रहा है स्टीम के साथ एंड इट इज फॉर्मिंग आयरन ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैसेस लिबरेटेड आउट। ये वर्ड इक्वेशन है। अब मैं इसको केमिकल्स और सिंबल्स की फॉर्म में लिखते हैं। आयरन के लिए Fe, स्टीम के लिए H2O, आयरन ऑक्साइड यहाँ पे Fe3O4 बन रहा है, प्लस हाइड्रोजन गैसेस रिलीजिंग आउट। अब जितने भी आपके पास एटम्स इन्वॉल्व हैं पहले वो लिख लो। क्या है, आयरन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अब रिएक्टेंट्स में देखो और प्रोडक्ट्स में देखो, कितने रिएक्टिंग स्पीशीज हैं आयरन के रिएक्टेंट साइड में, 1, प्रोडक्ट में 3। अब हाइड्रोजन देखो, कितने रिएक्टिंग स्पीशीज हैं हाइड्रोजन के, रिएक्टेंट्स में 2 है, प्रोडक्ट्स में भी 2 है। ठीक है, मूविंग ऑन टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में कितना रिएक्टेंट्स में प्रेजेंट है एटम्स, 1, और प्रोडक्ट में 4। ठीक है, अब जब मैंने आपको पहले इक्वेशन कराई है उसमें मैंने आपको बोला है अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा कोई भी अदर एटम है तो हम पहले उसको बैलेंस आउट करेंगे और बाद में हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को करेंगे। ठीक है, अब आयरन देखिए आपके पास, आयरन यहाँ पर रिएक्टेंट्स में 1 है, प्रोडक्ट्स में 3 है। तो अब आप अगर मुझे आयरन को बैलेंस आउट करना है तो मैं यहाँ पर अगर 3 लगा दूं, मेरे पास आयरन बैलेंस आउट हो गया, 3Fe, राइट हैंड साइड पे भी मेरे पास 3Fe है। ठीक है, आयरन इज बैलेंस्ड। कमिंग ऑन टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, रिएक्टेंट्स में भी 2 है, प्रोडक्ट्स में भी 2 है, तो हाइड्रोजन को हमें कुछ नहीं करना। कमिंग ऑन टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन देखिए, रिएक्टेंट्स में 1 है, प्रोडक्ट्स में 4 है, तो अब इसके लिए हम पहले ऑक्सीजन को बैलेंस आउट करेंगे। रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट्स में 4 है, रिएक्टेंट्स में भी मुझे यहाँ पर अगर मैं 4 मल्टीप्लाई कर दूं, ऑक्सीजन मेरे पास 4 हो गया, बट जैसे ही मैंने ऑक्सीजन को बैलेंस करा, रिएक्टेंट्स में भी 4 हो गए, प्रोडक्ट्स में भी 4 ऑलरेडी हैं, तो उससे मेरे पास हाइड्रोजन कितने हो गए, 8 हो गया हाइड्रोजन का नंबर तो। बट प्रोडक्ट्स में देखिए हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो अब हाइड्रोजन को भी राइट हैंड साइड में अगर मुझे बैलेंस आउट करना है तो मुझे इस इक्वेशन को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओनली देन हाइड्रोजन विल बी बैलेंस्ड, है ना। 4 2 जा 8, यहाँ पे भी 8 हो गया, 4 2 जा 8, यहाँ पे भी 8 हो गया। ठीक है, अब एक बार पूरी इक्वेशन देख लेते हैं कि हमारे सारे एटम्स बैलेंस्ड है। 3Fe 3Fe, सो करेक्ट, आयरन इज बैलेंस्ड। 4 2 जा 8, 8 हाइड्रोजन यहाँ, 4 2 जा 8, 8 हाइड्रोजन यहाँ, हाइड्रोजन भी मेरे पास बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन देखते हैं, 4 ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पर है और 4 ही एटम्स ऑक्सीजन के यहाँ पर है, तो मतलब ऑक्सीजन भी हमारी बैलेंस्ड है। तो आपको समझ आया कि किस तरह हमें बैलेंसिंग करनी है, कैसे इक्वेशन को बैलेंस करना है। दोनों साइड आप अपने रिएक्टिंग एटम्स को देखिए, लेफ्ट हैंड साइड में भी और राइट हैंड साइड में भी, और उसके अकॉर्डिंग बैलेंसिंग स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है,
इसके अलावा there are different types of chemical reactions that you're gonna study in this chapter, like combination reaction, displacement reaction, decomposition reaction, double displacement reactions, redox reactions. So we're gonna study all these reactions in the later part of our video, in the next video. Till then, stay tuned. Thank you for watching.